नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूँ आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी पीएम मोदी पर राहुल और खड़गे के तीखे हमले की। जो उचित समझो वही करो। संसद में घिरी मोदी सरकार की। देखेंगे पश्चिम बंगाल में क्यों मतदाता सूची पर छिड़ा संग्राम। मणिपुर में सरकार गठन के साथ ही क्यों भड़की हिंसा। जानेंगे असम में सीएम हिमंता के खिलाफ क्यों हो रही है एफआईआर की तैयारी। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे ईरान और अमेरिका में सुनाई दे रही जंग की आहट को। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। यूपी में एसआईआर की मियाद फिर बढ़ी। अब 10 अप्रैल को जारी होगी फाइनल वोटर लिस्ट। राजनीतिक दलों ने की थी तारीख बढ़ाने की मांग। लाडली बहना योजना पर मध्य प्रदेश के मंत्री के विवादित बोल। राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने कहा, सभी महिलाओं को बुलाओ, जो न आए उनके नाम काट दो। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने पेश किया बजट। 23,000 से ज्यादा नौकरियां, 200 ई बसें और नए अस्पताल समेत किए कई बड़े ऐलान। विकास और निवेश पर दिया जोर। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में जुमे की नमाज के दौरान बड़ा धमाका। दर्जन भर से ज्यादा लोगों की गई जान, 100 से ज्यादा घायल। राहत और बचाव कार्य जारी। और हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। 266 अंकों के उछाल के साथ 83,580 पर बंद हुआ सेंसेक्स, जबकि 50 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 25,693 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। पीएम मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर अपना जवाब दिया। इस दौरान विपक्ष ने अपना विरोध जाहिर करते हुए वॉकआउट कर दिया। लेकिन पीएम के भाषण पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। राहुल गांधी ने जहां चीन के मुद्दे पर तंज कसा है, वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम के हालिया संबोधन को मुद्दों से भटकाने वाला बताया है। तो कैसे घिर गए पीएम मोदी, जानेंगे इस रिपोर्ट में। पीएम मोदी राज्यसभा में स्पीच देकर बुरे फंस गए। कांग्रेस ने मोदी सरकार की घेराबंदी कर दी है। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम नरेंद्र मोदी के हालिया संसदीय संबोधन पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे तथ्यहीन और मुद्दों से भटकाने वाला बताया। खड़गे ने एक्स पर एक वीडियो जारी करते हुए कहा, पीएम के भाषण पर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, फिर भी जितनी घटिया बातें उन्होंने बोली है मैं रिप्लाई जरूर देना चाहूंगा। झूठी बातों को दोहराना नरेंद्र मोदी का काम रहा है। अपने 97 मिनट के भाषण में उन्होंने कोई भी महत्वपूर्ण और जरूरी बात नहीं की। वहीं जब हमने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर अपने वक्तव्य रखे, तब भी प्रधानमंत्री ने किसी बात का जवाब नहीं दिया। वो सिर्फ 100 साल, 75 साल, 50 साल की बात करते रहे। खड़गे ने पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे की किताब का जिक्र करते हुए सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष सदन में किताब के अस्तित्व से इनकार कर रहा है, जबकि वो सार्वजनिक रूप से चर्चा में है। बोल रहे हैं कि वो किताब नहीं पब्लिश नहीं हुआ। डिफेंस मिनिस्टर बोल रहे हैं, अरे आपके पीछे आपके गले वो है किताब, आप उसको डिनाई करें। खड़गे ने सवाल उठाया कि जब राहुल गांधी ने इस पर तथ्य रखे तो सरकार रक्षात्मक क्यों हो गई? अगर इंटेलिजेंस इतनी ही सटीक है तो पुलवामा जैसे हमलों को क्यों नहीं रोका जा सका? खड़गे ने आगे कहा, उनको एक डर है, जब राहुल जी उठते हैं तो क्या सवाल उठाएंगे, क्या बोलेंगे, कहां से क्या लाएंगे, ये डर उनमें है। इसीलिए मोदी जी सदन में बैठते ही नहीं। इसके साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा करते हुए कहा कि एप्स्टीन फाइल्स में नाम आने के डर से प्रधानमंत्री दबाव में है और इसी दबाव के चलते अमेरिका के साथ ट्रेड डील की गई है। वहीं पीएम मोदी की स्पीच पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी जवाब दिया और कहा, जो उचित समझो वही करो। राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि वो इधर उधर के सवाल जवाब में नहीं उलझेंगे। जनरल नरवणे की किताब से जो जिन्न बोतल से निकल चुका है, सरकार को उसका जवाब देना ही पड़ेगा। यानी एक तरह से विपक्ष ने सरकार को घेर लिया है। अब सरकार विपक्ष के इन हमलों से कैसे बचती है, ये देखना दिलचस्प होगा। राहुल और खड़गे ने चीन से लेकर अमेरिका तक पीएम मोदी के रुख पर तीखा हमला बोला है। संसद के बाहर विपक्ष के नेताओं ने प्रदर्शन भी किया। इस दौरान उनके हाथ में पोस्टर भी था जिस पर भारत और अमेरिका ट्रेड डील को ट्रैप डील बताया गया। वहीं सदन में भी कई मुद्दों पर बहस देखी गई। इस दौरान सोशल मीडिया पॉलिसी बनाने की मांग भी उठी, जिसके बाद दोनों सदन स्थगित हो गए। तो क्या कुछ हुआ संसद में खास, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। लोकसभा में बजट सत्र के 8वें दिन भी हंगामे का सिलसिला जारी रहा। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही मगरद्वार पर विपक्ष ने भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील को लेकर प्रदर्शन किया। इस ट्रेड डील को विपक्ष की तरफ से ट्रैप डील करार दिया गया। इस दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी समेत कई कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने अपना विरोध दर्ज किया। इसकी जानकारी साझा करते हुए पार्टी ने एक्स पर पोस्ट किया कि नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की शर्तों पर ट्रेड डील कर हमारे किसानों को बर्बाद करने की ठान ली। वहीं लोकसभा में नेता विपक्ष को देश हित से जुड़े मुद्दों पर बोलने नहीं दिया जा रहा। ये लोकतंत्र का अपमान है। विपक्ष के सांसदों ने सरकार की इस मनमानी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। सिर्फ संसद के बाहर ही नहीं बल्कि सदन के अंदर भी विपक्ष का विरोध देखने को मिला। इस दौरान सरकार पर विपक्ष को नहीं बोलने देने के आरोप लगे। वहीं जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्षी सांसदों ने कई मुद्दे उठाए, जिसमें हाल ही में गाजियाबाद में घटी घटना का भी जिक्र हुआ। आपको याद होगा कि हाल ही में गाजियाबाद में 3 सगी नाबालिग बहनों ने 9वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी।
इसे लेकर कांग्रेस ने केंद्र से एक सोशल मीडिया पॉलिसी बनाने की अपील की है। इस दौरान गलत जानकारी, झूठ और ऑनलाइन धमकियों के बेरोक-टोक फैलने और इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर कोई जवाबदेही न किए जाने का भी जिक्र किया गया। गाजियाबाद वाले मामले पर कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने कहा कि रिपोर्ट से पता चलता है कि सोशल मीडिया कंटेंट और अफवाहों ने उनकी मानसिक स्थिति पर बुरा असर डाला था। हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां हथियारों और जहर को रेगुलेट करने वाले कानून है, लेकिन सोशल मीडिया पर झूठ फैलाने वालों के लिए कोई ठोस जवाबदेही तय नहीं की गई है। मैं सरकार से इस मुद्दे पर एक पारदर्शी पॉलिसी लाने की गुजारिश करता हूँ। एक ऐसी पॉलिसी जो अभिव्यक्ति की आजादी की रक्षा करे और साथ ही गलत जानकारी फैलाने वालों के लिए जवाबदेही भी तय करे। वहीं राज्यसभा में कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा कि नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन की हालिया रिपोर्ट प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों के मानकीकृत परिणामों की कमी की तरफ इशारा करती है। जब अभी तक प्रमुख प्रदर्शन संकेतक ही तय नहीं किए गए तो आप पीएम गति शक्ति योजना के तहत अपनी परियोजनाओं की निगरानी कैसे करेंगे? National E-Governance Division that report flags absence of standardized outcome of key performance indicators. Now when the key performance indicators have not been decided, how are you going to monitor your projects in the PM Gati Shakti Yojana? जैसे कि आप जानते हैं कि लोकसभा तो दिन में ही स्थगित हो गई थी और शाम तक राज्यसभा को भी 9 फरवरी यानी सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। अब 9 फरवरी को जब संसद की कार्यवाही जारी रहेगी तो उस दिन क्या कुछ देखने को मिलता है, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। संसद में विपक्ष मोदी सरकार को हर मोर्चे पर घेरने में जुटा हुआ है, तो एसआईआर के मुद्दे पर भी वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक हर जगह इस प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं और अब पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी ने दावा किया है कि एक खराब सॉफ्टवेयर के जरिए वैध वोटर्स के नाम राज्य की लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। तो क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में एफआईआर को लेकर राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। तृणमूल कांग्रेस और चुनाव आयोग के बीच खींचतान तेज हो गई है। टीएमसी के सांसद साकेत गोखले ने चुनाव आयोग पर खराब सॉफ्टवेयर के जरिए वोटर्स के नाम हटाने का गंभीर आरोप लगाया है। साकेत गोखले का दावा है कि चुनाव आयोग एक खराब सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहा है। उनके मुताबिक इस सॉफ्टवेयर में बंगाल की लिस्ट से बड़ी संख्या में वैध वोटर्स के नाम हटा दिए गए हैं। साकेत गोखले ने एक्स पर पोस्ट किया, आखिरकार चुनाव आयोग के अधिकारियों ने भी मान लिया है कि बंगाल की मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर नाम एक रहस्यमय खराब सॉफ्टवेयर के कारण हटाए गए। हमारी नेता ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी महीनों से इस तरफ इशारा कर रहे हैं, फिर भी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार चुप रहे। सवाल यह है कि चुनाव आयोग के लिए यह रहस्यमय सॉफ्टवेयर किसने बनाया जो असली वोटर्स के नाम काट देता है? ये जानते हुए भी कि सॉफ्टवेयर खराब है, आयोग इसका इस्तेमाल बंद क्यों नहीं कर रहा? जमीन पर वोटर लिस्ट में हेरफेर करने की कोशिशों में नाकाम रहने के बाद बीजेपी के कंट्रोल वाला चुनाव आयोग अब दिल्ली में बैठकर अधिकारियों को बाईपास कर रहा है और सॉफ्टवेयर के जरिए नाम हटा रहा है। ये बहुत ही निचले स्तर की गंदी राजनीति है। जैसा आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पार्टी के महासचिव अभिषेक बनर्जी लंबे वक्त से एसआईआर के मुद्दे को उठा रहे हैं। ममता बनर्जी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर लगातार हमलावर है और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, जहां खुद ममता बनर्जी ने हाल ही में दलीलें रखी। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले वोटर लिस्ट से जुड़ा ये विवाद आने वाले दिनों में और गहरा सकता है, ये तय माना जा रहा है। विपक्ष एसआईआर का विरोध कर रहा है तो विरोध मणिपुर की नई सरकार का भी हो रहा है। राज्य में एक बार फिर हिंसा भड़क उठी है। सरकार के खिलाफ कुकी समुदाय ने मोर्चा खोल दिया है, साथ ही एक बड़ी मांग भी कर दी है, जिसके चलते राज्य में सरकार बनते ही बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई। तो क्यों एक बार फिर हिंसा की चपेट में आया मणिपुर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। मणिपुर में 1 साल बाद राष्ट्रपति शासन खत्म कर बीजेपी ने नई सरकार का गठन कर लिया, लेकिन सरकार बनते ही राज्य में एक बार फिर अशांति फैल गई और इस अशांति ने 5 फरवरी की शाम हिंसा का रूप ले लिया। राज्य के चुराचांदपुर जिले में नई सरकार के गठन को लेकर तनाव अचानक भड़क गया। जिले के तुइबोंग बाजार इलाके में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने नई सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, टायर और लकड़ियां जलाकर सड़कें जाम करने की कोशिश की गई। हालात तेजी से बिगड़ते चले गए। सुरक्षा बलों ने भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश की और इस दौरान प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच झड़प और पत्थरबाजी भी हुई। इसी कड़ी में आदिवासी संगठन जॉइंट फोरम ऑफ 7 ने कुकी बहुल चुराचांदपुर में 6 फरवरी को सुबह 6 से 12 घंटे का बंद बुलाया है। संगठन ने अलग कुकी प्रशासन की मांग दोहराते हुए समुदाय के सभी सदस्यों से विरोध में शामिल होने की अपील की है। कुकी जो काउंसिल ने कहा कि अगर समुदाय का कोई विधायक संगठन के सामूहिक फैसले की अनदेखी करता है तो वो ऐसा अपनी व्यक्तिगत हैसियत में करेगा और ऐसे एक तरफा फैसलों के नतीजों के लिए संगठन जिम्मेदार नहीं होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि कुकी उग्रवादी संगठनों ने भी समुदाय के विधायकों को सरकार गठन में भाग लेने के खिलाफ कड़ी चेतावनी जारी की है। उनका कहना है कि अगर कोई भी विधायक सरकार में शामिल होता है तो वो खुद अपने लिए जिम्मेदार होंगे। दरअसल ये पूरा विवाद राज्य में नई सरकार के गठन और सरकार में कुकी समुदाय के नेताओं को शामिल किए जाने को लेकर है। खासतौर पर बीजेपी विधायक नेमचा किपगेन को डिप्टी सीएम बनाए जाने से कुकी समुदाय में नाराजगी है। समुदाय का कहना है कि उनकी लंबे समय से अलग प्रशासन की मांग को नजरअंदाज किया गया है और इसी वजह से लोगों का गुस्सा सड़कों पर दिखाई दे रहा है।
जैसा कि आप जानते हैं कि मणिपुर में 3 मई 2023 से जातीय संघर्ष जारी है। मैतेई समुदाय के अनुसूचित जनजाति यानी एसटी दर्जे की मांग और कुकी समुदायों के आदिवासी एकजुटता मार्च को राज्य में फैली अशांति की अहम वजह माना जाता है। इस जातीय संघर्ष के दौरान लोगों की जान गई थी और हजारों लोग विस्थापित हो गए थे, जो अभी तक दोबारा स्थापित नहीं हो पाए हैं। वहीं नई सरकार के गठन को लेकर यह माना जा रहा है कि राज्य में स्थिति पहले जैसी हो सकती है, लेकिन राज्य में शांति बहाल होने के बजाय एक बार फिर हिंसा भड़क गई। अब बीजेपी सरकार इन हालात से कैसे निपटती है, ये देखना होगा। मणिपुर में नई सरकार के गठन के साथ ही बीजेपी मुश्किलों से घिर गई है, तो मुश्किलें असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की भी बढ़ती नजर आ रही हैं। सीएम ने हाल ही में अल्पसंख्यकों को लेकर एक विवादित बयान दिया था, जिस पर बवाल तेज हो गया है। एक तरफ कांग्रेस ने सीएम शर्मा के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया है, तो दूसरी तरफ मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। देखिए ये रिपोर्ट। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनका ही बयान उन्हें भारी पड़ गया है। दरअसल हाल ही में उन्होंने मुस्लिम समुदाय को मियां कहकर संबोधित किया था और विवादित बयान देते हुए कहा था कि